अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन ये जो सिंप्लीफाइड अप्रोच है क्या ये हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं? जैसे हम लोग IAS 17 में पढ़ते थे कि ऑपरेटिंग लीज अगर तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो रहा नहीं हो रहा लेसी को तो ऑपरेटिंग लीज, अदरवाइज जो है फाइनेंस लीज, तो क्या वही वाली सारी चीज़ें यहाँ अप्लाई होंगी? नहीं। द आंसर इज़ बाय डिफ़ॉल्ट lessee is liable and is supposed to classify all his or her lease as operating lease, as finance lease, or in other words general approach, which is also called as ROUA approach. सिर्फ दो सिनेरियोज हैं जिसमें लेसी जो है अपनी लीज को ऑपरेटिंग लीज या सिंप्लीफाइड अप्रोच या तीसरी में या इसको रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन के तहत जो है रेंट एक्सपेंस या लीज एक्सपेंस के तौर पे बुक कर सकता है। तीनों का एक ही मतलब है। बाजुकात लोग इसको सिंप्लीफाइड अप्रोच भी कहते हैं, बाजुकात ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के लोग जो है इसको ऑपरेटिंग लीज कहते हैं, या बाजुकात इसको रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन क्राइटेरिया भी बोलते हैं। वो दो सिनेरियोज क्या हैं? अगर तो लीज आपकी शॉर्ट टर्म लीज है तो, या नंबर दो आपके जो एसेट्स हैं वो लो वैल्यूड एसेट की लीज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लो वैल्यूड एसेट लीज ये क्या होती है? तो हम इसको देख लेते हैं कि लेसी जो है अपनी लीज को ऑपरेटिंग लीज या सिंप्लीफाइड अप्रोच के तहत क्लासिफाई कर सकता है, प्रोवाइडेड के लीज जो है शॉर्ट टर्म हो या फिर जो है लीज लो वैल्यूड एसेट की लीज हो। दोनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया हो जाए तो हम सिंप्लीफाइड अप्रोच के तहत अपनी लीज को क्लासिफाई करेंगे एज अ लेसी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन लो वैल्यूड एसेट की लीज की लो वैल्यूड एसेट्स क्या होते हैं? तो ये शायद वाहिद स्टैंडर्ड है IFRS 16 का जिसमें आईफेक ने जो है एक वैल्यू कोड कर दी है, वरना कहीं भी जो है IFRS में आपने देखा होगा किसी भी स्टैंडर्ड में जो है वैल्यू कोड नहीं हुई। ये वैल्यू जो है ये स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई। एक्चुअली बिग फोर में वन ऑफ द बिग फोर एक्चुअली आस्क्ड आईफेक, रेज्ड अ क्यूरी विद आईफेक कि आपके दिमाग में लो वैल्यूड एसेट से क्या मतलब है, कि कितना अमाउंट होना चाहिए। तो आईफेक रिस्पॉन्डेड के हमारे दिमाग में $5,000 कोई भी एसेट या आइटम, अगेन दैट्स ओनली अ सब्जेक्टिव, दैट्स ओनली अ सजेस्टिव अमाउंट और बेंचमार्क अमाउंट, ठीक है ना। तो कोई भी एसेट जिसकी वैल्यू $5,000 या उससे कम हो, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज लो वैल्यूड एसेट। इट मीन्स अगर कोई भी एसेट आपका $5,000 या उससे कम का है तो यू में ऑप्ट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ दैट of the lease involving the low valued asset as simplified approach और operating lease। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि लो वैल्यूड एसेट जो है सही है, असल हमें वैल्यू पता चल गई $5,000। इसमें 3-4 मॉडलिटीज़ हैं जो आप याद रखिएगा। देखें ये जो $5,000 की वैल्यू है, अब सवाल ये पैदा होता है एक सेकंड हैंड एसेट है मेरे पास जो कि नया होता। अच्छा, अब पाकिस्तानी सिनेरियो को अगर मैं एग्जांपल में लूँ, आप जो है मिडल ईस्ट या के से, या अगर आप UK से हैं तो फिर अकॉर्डिंगली आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा आपका जो कन्वर्जन रेशो है उससे। अभी अगर मैं पाकिस्तानी हिसाब से लूँ तो अज्यूम कर लेते हैं जो है $300 पर डॉलर है, तो इट कम्स टू 15 लाख। इट मीन्स 15 लाख रुपए, 15 लाख पाकिस्तानी रुपए से अगर तो एसेट कम का है तो मैं उस एसेट, और अगर वो लीज़ पर है तो उस एसेट को, उस लीज़ को मैं सिंप्लीफाइड अप्रोच या ऑपरेटिंग लीज़ के तौर पे क्लासिफाई कर सकता हूँ। एक बात तो ये हमने देख ली। अलबत्ता 2-3 मॉडलिटीज़ हैं जो हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। नंबर 1, ऑब्वियसली ये लीज़ बाय लीज़ आप चलेंगे, आप जो है हर एसेट को इंडिविजुअली देखेंगे। दूसरी चीज़, लेट्स से मेरे पास एक सेकंड हैंड एसेट है जिसकी वैल्यू अभी आ रही है 4 लाख, बट अगर तो वो नया होता तो उसकी वैल्यू होती 20 लाख। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज इसकी वैल्यू 4 लाख की है जब मैं लीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो क्या ये लो वैल्यूड एसेट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? द आंसर इज नो। आप देखेंगे कि अगर तो ये एसेट नया होता तो इसकी वैल्यू क्या होती, नए एसेट की वैल्यू क्या होती, तो वो आपने देखना है। $5,000 वाला थ्रेशोल्ड जो है उसके लिए आपने देखना है कि अगर तो ये एसेट नया होता तो इस एसेट की वैल्यू क्या होती, ठीक है ना। एक चीज़। दूसरी चीज़, बाजुकात ऐसा होता है कि आप एसेट तो जो है कंपनी, जैसे कंपनीज नॉर्मली क्या करती हैं, बैंक से फाइनेंसिंग ले लेती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंसिंग फॉर सब लीज और सब फाइनेंसिंग टू इट्स एम्प्लॉयज़।
जैसे मैं अगर नॉर्मली बाइक्स की बात करूं तो नॉर्मली बाइक जो है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की होती हैं। तो अगर कंपनीज ने जो है बैंक से फाइनेंसिंग लीज पर ली हुई है बाइक्स, सो ऑब्वियसली दे वुड बी कंसिडर्ड एज लो वैल्यूड एसेट्स। बट उनका इरादा है कि वो आगे सब लीज करेंगी, तो ऑल दो दीज आर लो वैल्यूड एसेट्स, बट चूंकि सब लीज का इरादा है तो उस पर ये एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी। द कंपनी इज सपोज टू क्लासिफाई इट्स लीज एज जनरल अप्रोच और फाइनेंस लीज। नंबर 3, रूल नंबर 3, बाजुकात ऐसा होता है कि एसेट जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो साइलोज में जो है ऑब्वियसली नहीं ऑपरेट कर सकते, इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक असेंबली लाइन है तो उसके अंदर जो है 4 एसेट्स होंगे, हर एसेट जो है ऑब्वियसली अपना अपना रोल जो है इंटरडिपेंडेंटली जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हसन अगर इंटरडिपेंडेंट एसेट्स हैं तो क्या हम इंडिविजुअली उनकी वैल्यू देखेंगे? नो। अगर तो इंटरडिपेंडेंट एसेट्स हैं तो आप क्यूमुलेटिव बेसिस पे उनकी वैल्यू देखेंगे। लेट्स से अगर 4 एसेट्स हैं, सबकी वैल्यू इंडिविजुअली 2,000 है और वो इंटरडिपेंडेंट हैं, तो इफेक्टिवली जो है उनकी वैल्यू $8,000 है, जो कि $5,000 के थ्रेशोल्ड से ऊपर है। चौथी और अहम बात देखें, बाजुकात हम लोग जो पढ़ते हैं कि कंपनी की जो मटीरियलिटी है वो तो इतनी है, अगर तो $5,000 मटीरियल हुआ, अगेन देखें ये एक एब्सोल्यूट नंबर है और अगेन दिस इज ओनली सजेस्टिव वन, एक सजेशन है। आप अगर ऑप्ट नहीं करना चाहते तो आप ना करें। बट फ्रॉम मैनेजमेंट परस्पेक्टिव अगर कोई मुझसे पूछे कि हसन जो है एज अ मैनेजमेंट तो मैं तो $5,000 को जो है वो जो है एक तरीके से एज अ बेंच मार्क ले लूंगा, अगर तो मेरी मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड जो है वो एक तरीके से कम है। तो ये जो $5,000 का अमाउंट है दिस इज एब्सोल्यूट इन नेचर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी की मटीरियलिटी क्या होती है। तो लो वैल्यूड एसेट के हवाले से मैंने आपको 3-4 अहम बातें बताई हैं। नंबर 1, लो वैल्यूड एसेट्स वो एसेट्स होंगे जिनकी वैल्यू $5,000 या उससे कम की हो। नंबर 2, ये जो एसेट की वैल्यू हम देखेंगे एज इफ कि अगर ये नए होते तो इनकी वैल्यू क्या होती। सेकंड हैंड एसेट जो अगर आज आप लीज करने के लिए जा रहे हैं और अगर वो $5,000 से कम के हैं, मगर अगर ये नए होते तो $5,000 से ज़्यादा होते, तो ऑब्वियसली दे वोंट बी कंसिडर्ड एज लो वैल्यूड एसेट। नंबर 3, अगर तो कोई लो वैल्यूड एसेट आपने लिया है फॉर द विद एन एम कि आप उसे सब लीज करेंगे, तो फिर इनके ऊपर ये एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी। नंबर 4, अगर तो इंटरडिपेंडेंट एसेट्स हैं तो आप क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखेंगे कि इनकी वैल्यू $5,000 से ज़्यादा बनती है या कम बनती है। अगर तो क्यूमुलेटिव बेसिस पर जो है $5,000 से ज़्यादा बनती है तो तमाम के तमाम एसेट्स आपके नॉर्मल एसेट्स कहलाएंगे, लो वैल्यूड एसेट्स नहीं कहलाएंगे। तो इसी डिस्कशन के साथ मैं चाहूँगा, ये एक इलस्ट्रेशन है, आप लोग प्लीज़ इसे अटेम्प्ट करें, देन वी शैल हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन दिस। प्लीज़ ओवर टू ऑल ऑफ यू। ये 4 लीजेस हैं, मैं चाहूँगा प्लीज़ आप अपना इनपुट दें कि ये लीज़ जो है ये जो है क्या कहते हैं सिंप्लीफाइड अप्रोच पे क्लासिफाई हो सकती है या नहीं हो सकती। क्या जो ये एसेट्स हैं वो लो वैल्यूड हैं, नंबर 1, एंड नंबर 2, क्या ये लीज जो है ऑपरेटिंग लीज या सिंप्लीफाइड अप्रोच के तहत क्लासिफाई हो सकती है या नहीं हो सकती। ओवर टू ऑल ऑफ यू।